इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे आर्टिकल्स में चेंजेस लाए गए, बहुत सारे वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में नए ऐड ऑन किए गए, बहुत सारे आर्टिकल्स निकाले गए, कुछ पार्ट्स भी ऐड ऑन हुए। तो इतने चेंजेस हमने इसके पहले या फिर इसके बाद कभी देखे नहीं हैं। दूसरी बात कि आज तक अगर हम लोग देखें, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस बेसिस पे है, और हमारा बेस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल। अब प्रियम्बल जब से लागू हुआ है या फिर प्रियम्बल जब से है, जब से उसका अस्तित्व दिखता है 1950 से अब तक, लास्ट 1976 ईयर में बस एक ही बार उसमें अमेंडमेंट हुआ है, और वो अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट। उसके पहले और उसके बाद कभी भी प्रियम्बल में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, कोई नई चीज़ नहीं ऐड ऑन की गई, ना नई चीज़ जो है वो वहाँ से निकाली, कोई चीज़ जो है वो निकाली गई। तो इसी कारण जो है ये एक कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट भी कहा जाएगा। कुछ ही प्रोविजंस ऐसे हैं, हार्डली 1 से 2 प्रोविज़न ऐसे हैं जो थोड़े से फेवरेबल दिखते हैं, पॉजिटिव दिखते हैं। बाकी 99% सारे प्रोविज़न जो है वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है। तो ये ऐसा क्या अमेंडमेंट था और ये क्यों करने की ज़रूरत पड़ी, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर इम्पैक्ट देखिए, पहले इसे समझिए कि इसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ा हो। 42nd अमेंडमेंट होती है 1976। गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी, इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट, और 1976 में है, मतलब उस टाइम पीरियड में इंडिया में 3rd नेशनल इमरजेंसी चालू था 1975 से लेकर 77 तक। ड्यूरिंग इमरजेंसी गांधी गवर्नमेंट ने आम लोगों पे और जो अपोजिशन लीडर थे उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लाने की कोशिश की। और दूसरी बात कि सारे के सारे पावर्स, फिर वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो या फिर जुडिशरी भी हो, सारे पावर्स को कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, अपने हाथों में लेने की कोशिश की। और ऑफकोर्स ये पावर्स अपने हाथों में अगर उन्हें लेना है तो अमेंडमेंट करके हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल उन्हें चेंजेस तो करना पड़ेगा। तो इसी कारण ये आज तक की सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट मानी जाती है। अब यहाँ जो 42nd अमेंडमेंट में जो भी चीज़ें चेंज होगी उसको सुधारने की कोशिश नेक्स्ट गवर्नमेंट करने वाली है। जब हम 43rd और 44th अमेंडमेंट देखेंगे तो इस अमेंडमेंट ने कुछ जो चेंजेस किए थे उसको ठीक करने का काम 43rd 44th अमेंडमेंट करेगा। कहा जाता है कि इस अमेंडमेंट पे जो ऐसे पर्सन जिनका ऐसा बहुत कुछ कैबिनेट में बहुत रुतबा नहीं था, लेकिन नाम था उनका संजय गांधी, इनका जो वेटेज था, इनका जो जिसको हम लोग कहेंगे कि प्रभाव था, इम्प्रेशन था, वो इस अमेंडमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा था। मतलब उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए और वो सजेशंस मान के गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया है, ऐसा माना जाता है। तो एक एक प्रोविज़न हम लोग देखेंगे कि क्या इस अमेंडमेंट में हमें दिखता है 42nd अमेंडमेंट। तो सबसे पहले, जैसे मैंने तभी आपको बताया कि आज तक बस एक ही बार प्रियम्बल में चेंज हुआ है, और वो एक चेंज भी देखे तो वो 42nd अमेंडमेंट में है। 42nd अमेंडमेंट ने प्रियम्बल में नए कुछ वर्ड्स, या जिसको हम लोग कहेंगे कि हमारा नेचर और ऑब्जेक्टिव जो है वो ऐड ऑन किए। अगर हम लोग नेचर की बात करें तो इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ये 2 वर्ड्स ऐड किए गए, और अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इंटीग्रिटी ये वर्ड यहाँ ऐड ऑन किया था। इतना देखने से अच्छा बस इतना समझ लीजिए कि 3 वर्ड जो है वो नए से ऐड ऑन हुए हैं, सेक्युलर, आपका सोशलिस्ट, और तीसरी ज़रूरी बात की इंटीग्रिटी। ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत क्या, देखा जाए तो आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लेके आज भी बड़ा डिबेट है, और अच्छे स्कॉलर लोग बड़ा इसको लेके डिबेट करते हैं कि भाई ठीक है, मतलब सेक्युलरिज्म ये ऐसे टाइम पे डाला हुआ वर्ड है जिस टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी, और इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करने की कोशिश की जो बहुत निगेटिव हम लोग एंगल से अप्रोच से देख सकते हैं। तो सेक्युलरिज्म ये शायद कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक नहीं, ऐसे कुछ स्कॉलर कहते हैं। लेकिन देखो कैसा है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होके लागू हो गया, जो इसके मेकर्स हैं, क्या उन्हें कभी नहीं लगा होगा कि वो खुद सेक्युलरिज्म स्टेट बनाए इस कंट्री को? बिल्कुल लगा होगा, और उन्होंने तब से ही इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाया है। बस ये वर्ड कहीं नहीं था, ये शब्द हमें कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा जो देश है वो पहले दिन से, मतलब 26 जनवरी 1950 से सेक्युलर बेसिस पे ही है। और उसे अगर समझना है तो बहुत कुछ डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ लो। वहाँ पे हमें जो रिलीजियस राइट्स मिले हैं वो सेक्युलरिज्म के बेसिस पे ही है, बस वर्ड नहीं था, वो वर्ड ऐड ऑन हुआ है इस अमेंडमेंट ने। और रही बात आपके सोशलिस्ट की, तो ये वर्ड ऐड करने की ज़रूरत शायद इसलिए पड़ी होंगी गवर्नमेंट को कि 1956 को हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट की।
जो 1991 तक चली। अब ये समाजवाद क्या रहता है, इसके अलावा जो है वो उदारमतवाद क्या रहता है, जिसको हम लोग लिबरलिज्म कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं, वो इकोनॉमिक्स के टर्म में हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिया का अगर हम लोग फॉर्मेट देखें तो इंडिया में 1956 से लेके तो 1991 तक एक सेक्युलर बेस स्टेट को बनाने की कोशिश की गई। तो जब इंडिया सेक्युलर इन द सेंस सोशलिस्ट बेस एक सोसाइटी था, जिसको हम लोग कहेंगे कि सोशलिस्ट बेस एक इकोनॉमी था, तो जब इंडिया में ऑलरेडी इकोनॉमिक सिस्टम ये सोशलिस्ट था तो इसी कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड रहे, इसलिए ये वर्ड डाला होगा शायद इंदिरा गांधी ने। और रही बात इस वर्ड की इंटीग्रिटी की, तो इंटीग्रिटी इसलिए क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे जो लोग थे वो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट कहने से अच्छा हम लोग कहेंगे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो भी मतलब उनका मार्च चल रहा था, तो ये सरकार ने ऐसे दिखाने की कोशिश की कि अगर ऐसे चलते रहा तो देश में बहुत सारे जाति और मतलब कास्ट बेसिस पे जो है वो देश जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए देश में एक इंटीग्रिटी रहना ज़रूरी, इसी कारण ये वर्ड यहाँ डाला गया है। तो 3 वर्ड्स को याद रखो और ये याद रखो कि प्रियम्बल में बस एक ही बार चेंज हुआ है और वो 42nd अमेंडमेंट ने किया है। इसके अलावा नए से 2 पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, जिसमें एक पार्ट था पार्ट नंबर 4A और जिसका टाइटल है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A। इसको ऐड ऑन होता है, इसको लागू होता है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, देखा जाए तो अमेंडमेंट्स आपको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना पूरा जितना हम लोग 3-3.5 महीने से पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सारे प्रोविजंस पढ़ लिए, ये भी देख लिए कि ये इस अमेंडमेंट से हुआ है, वो बस उसको हम लोग एक इसमें देख रहे हैं कि हाँ ये अमेंडमेंट नंबर है और इसमें ऐसे 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 से हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारी हुई है। 2 पार्ट्स डाले थे 4A और 14A। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, हमने जो कुछ दिया था सिटीजन्स को वो सिर्फ राइट्स, लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं भाई राइट्स अगर है तो ड्यूटी भी ज़रूरी है, और इसलिए मैडम ने तो यहाँ तक स्टेटमेंट भी दिया था पार्लियामेंट में कि 26 साल पहले मतलब 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भूल गई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भूल हुई थी, गलती हुई थी, उस गलती को हम लोग सुधार रहे हैं और वो सुधारने के लिए ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर रहे हैं, ये इनका स्टेटमेंट था। तो उन्होंने ड्यूटीज़ दी, ड्यूटीज़ यहाँ पे ऐड ऑन किए आर्टिकल 51A। देन प्रेसिडेंट को लेके कुछ बॉन्डिंग्स यहाँ डाली गई थी। आर्टिकल 74 पहले याद करते हैं, आर्टिकल 74 क्या है, याद है? आर्टिकल 74 बताता है कि प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए, है ना, एडवाइस देने के लिए कैबिनेट और मतलब प्राइम मिनिस्टर उसका कैबिनेट रहेगा। 42nd अमेंडमेंट ने सीधा सीधा ये रिस्ट्रिक्शंस प्रेसिडेंट पे लाए कि आपको एडवाइस देने के लिए, असिस्ट करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है उन्होंने जो भी एडवाइस दिए वो आप पे बाउंड है, आप उससे भाग नहीं सकते। एक बार आपको सजेशन आ गया कि आपने ये करना है, आप दोबारा पूछो भी मत, आपने वो करना है। तो ये कंपल्शन डाल दिया प्रेसिडेंट पे इस अमेंडमेंट ने कि एक बार प्राइम मिनिस्टर से आपको सजेशन आ गया, नोटिस आ गई, तो आपने उसको बस फॉलो करना है, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस प्रेसिडेंट पे। देन जो 2 पार्ट्स ऐड किए गए थे उसमें से एक पार्ट तो था, ठीक है, 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज देता था। इसके अलावा जो और एक पार्ट ऐड हुआ था वो था 14A जो प्रोविजन करता था ट्रिब्यूनल्स की। ट्रिब्यूनल्स क्या है, इसको लेके बात करने की ज़रूरत है। ट्रिब्यूनल्स मतलब ऐसे कुछ और जिसको हम लोग कहेंगे इंस्टीट्यूशंस जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, उसको लेके हमें अलग से कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। तो कुछ नए ट्रिब्यूनल्स अपॉइंट करने का प्रोविज़न इस अमेंडमेंट में किया गया। इसके अलावा स्वर्ण सिंह कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि लोकसभा एंड असेंबली इनकी जो सीट्स हैं वो सीट्स फिक्स करना ज़रूरी, और फिक्स करना ज़रूरी तो उसके लिए उन्होंने जो सेंसस बेस रखा था वो रखा था 1971। 1971 की हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या थी उसके आधार पे लोकसभा और असेंबली की सीट्स जो है वो निश्चित किया जाए, ये उन्होंने डिसाइड किया, मतलब सजेशन दिया। और उन सीट्स में 2001 तक कोई चेंजेस ना हो ये सजेशन दिया। तो तब से लेके मतलब इस अमेंडमेंट ने फिर जो डिसाइड किया है 1971 का सेंसस, उस हिसाब से लोकसभा में कितने सीट्स हैं, 543। तो 543 सीट्स ये आज भी उतनी ही हैं, इसमें चेंजेस हो गए सीधा 2029 को, और 543 से सीट्स बढ़ के जाएंगे सीधा 850। लेकिन 1971 से लेके तो 2029 तक जो सेंसस हम लोग बेस रख रहे हैं ये स्वर्ण सिंह कमेटी और 42nd अमेंडमेंट ने जो प्रोविज़न किया है उस आधार पे, ठीक है। इसके अलावा
ये भी हमने देखा है आर्टिकल नंबर 368(4) एंड 368(5) वाला मामला है। मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी। आप याद कीजिए, जब हम लोग अलग अलग केसेस देख रहे थे, उन केसेस में हमने देखा है कि जब आपके गोलकनाथ केस का जजमेंट आया था, कि गोलकनाथ नहीं, आपके केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था 1973। तो 1973 के केशवानंद भारती केस का जजमेंट को कहीं ना कहीं उसके पावर्स को कम करने के लिए और आपके लेजिस्लेचर के पावर्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 368(4) एंड 5 जो है ऐड किया था, और कहा गया था कि भाई हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो, उस अमेंडमेंट को कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ये प्रोविज़न हमें दिखता है। इसके अलावा सेम कोई भी अगर मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन है या लेजिस्लेटिव एक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल पावर्स में नहीं आएंगे। सेम ही मामले हैं 6 और 7 जो मामले हैं, वो कहीं तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के पावर्स को कम करने के मामले हैं। इसके अलावा यहाँ पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा और असेंबली जिसका टर्म ये 5 इयर्स का है, उसको 1 साल बढ़ा के 6 साल इतना कर दिया गया था। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि ओके, हमने ये बात तो इमरजेंसी में पढ़ा है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी हम लोग लोकसभा और असेंबली के टर्म को 5 साल से बढ़ा के 1 साल और बढ़ा के हम लोग 6 साल कर सकते हैं, और ये टर्म हम लोग कितने बार भी बढ़ा सकते हैं, ये पढ़ा था ना हमने। वो पॉइंट नहीं है ये, वो पॉइंट नहीं है ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग इमरजेंसी लोकसभा एंड असेंबली टर्म है ना, उसको एक्सटेंड किया जाएगा 5 से 6, नहीं, वो नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि फिक्स अब यहाँ से 42nd अमेंडमेंट से 1976 से अगले जो भी लोकसभा असेंबली रहेगा, उनका जो टर्म आज तक 5 साल का था वो 6 साल का, मतलब एक बार लोकसभा ही 6 साल रहेंगी, एक बार असेंबली 6 साल रहेंगी। तो ये टर्म चेंज करने का काम भी 42nd अमेंडमेंट ने किया है। इसके अलावा कुछ नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऐड किए गए। जैसे मैंने ये अमेंडमेंट शुरू किया तो मैं आपको बताया ना, देखा जाए तो सारे ही जो ऐड किए हुए प्रोविजंस है, सेक्शंस है, वो पूरा हम लोग नेगेटिव अप्रोच से ही देख सकते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये चीज़ें अच्छी हैं। नए कुछ DPSP जो है वो ऐड ऑन तक किए गए, वो तो ठीक है, वो सामने है। लेकिन यहाँ कहा गया था, ये देखो 9th पॉइंट जो है, प्रोवाइडेड दैट द लॉज मेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली ये पता है कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 31C। अब मैं बस थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। ये इसको मैंने आपको जब 3 महीने 3.5 महीने पहले, शायद 4 महीने हुए होंगे, जब DPSP पढ़ रहे थे, तभी मैंने आपको पढ़ाया हो ये चीज़। 2 अमेंडमेंट्स मैंने पढ़ाया था, एक था 25th अमेंडमेंट, दूसरा था 42nd अमेंडमेंट। दोनों अमेंडमेंट ने आर्टिकल 31C पे ही वेटेज दिया, लेकिन 24th अमेंडमेंट और यहाँ 42nd अमेंडमेंट, ये देखो में अंतर क्या है। 25th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट में अंतर क्या है, उसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये भी आर्टिकल 31C को ही पावर देता है, ये भी 31C को ही पावर देता है। लेकिन 25th अमेंडमेंट जो आर्टिकल 31C को पावर देता है ना, तो कहते हैं कि DPSP में कितने आर्टिकल्स हैं, तो 36 से लेके 51 तक हैं। उसमें DPSPs कहाँ से स्टार्ट होते हैं एक्चुअली, क्योंकि 36 तो स्टेट का डेफिनेशन करता है, 37 बताता है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, 38 से हम देखते हैं कि भाई 1 by 1 DPSPs दिए हैं। तो 24th अमेंडमेंट में बस इतना था कि अगर हम लोग DPSP में से 39B और C ये अगर DPSPs हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इनको फॉलो कर रहे हैं, इस कारण अगर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19, इसके अलावा आर्टिकल 14, इसके अलावा आर्टिकल 31 अगर ये बीच में आ रहे हैं, तो भी हमारे DPSP। आप मेरे को पहले बात तो ये बताइए कि ठीक है, आज का कहना ठीक नहीं रहेगा, उस टाइम पे जैसे 1980 या 78 या 76 को अगर कांग्रेस की सबसे बड़ी कोई दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन होगी, पार्टी होगी, तो वो कौन सी होगी? जनता दल। ठीक, सही। लेकिन जनता दल तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के कंधे पे बैठी थी। किसके कंधे पे बैठी थी? हाँ, RSS। देखिए, जनता दल ही सामने BJP होगी, ठीक है, लेकिन RSS रहे, सॉरी आपका जनता दल रहे या फिर BJP रहे, ये बेसिकली किनके ऊपर खड़ी है? तो RSS के ऊपर।
अब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस और इंदिरा गांधी के जो विरोधक थे वो तो आरएसएस थे, ठीक। और आरएसएस थे तो आप सोचिए कि यहाँ जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी करी, गलती करी मानते हैं, लेकिन उसी को प्रमोट करने का काम कौन किया होगा? ऑफकोर्स आरएसएस ने। तो आरएसएस क्या कर रही है? लोगों को भड़का रही है कहीं ना कहीं, मतलब अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो, कि भाई कांग्रेस ऐसा काम कर रही है, इंदिरा गांधी ऐसा काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रही है वो हुए एंटी नेशनलिस्ट कांग्रेस के लिए। और अगर ऐसे कोई एंटी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्हें सीधा बैन करने का राइट ये गवर्नमेंट को रहेगा। उसके लिए ऐड ऑन किया गया था नया आर्टिकल 31D, ये नए से ऐड किया गया, और ये 31D पावर्स देता था गवर्नमेंट को कि वो ऐसे एंटी नेशनलिस्ट को वो कर सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइम पे आरएसएस को बैन किया गया था। आरएसएस को बैन इसके पहले भी किया गया था 1948 में, और बैन करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, तो भाई देश के होम मिनिस्टर थे, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके पीछे का रीज़न क्या था? तो गांधी जी की मौत। और उसको लेके सीधा उन्होंने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को कि भाई इसमें जिम्मेदारी जिसकी मुझे लग रही है, मैं उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर रहा हूँ। और पहला नाम आरएसएस का था। तो पहली बार आरएसएस बैन नहीं हुई थी, इसके पहले भी हुई है, यहाँ पे भी हुई। एनीवेज, एडेड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हाँ, यहाँ पे देखिए जो नए 3 DPSPs ऐड किए गए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, participation of workers in the management of industrial and protection of environment and forest and wildlife। ये 3 DPSP नए से ऐड ऑन किए गए थे DPSPs के लिस्ट में, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव बात दिख रही है। इसके अलावा फैसिलिटेट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये मतलब 38 को ही पावरफुल किया गया कि हम नेशनल इमरजेंसी ये पूरे कंट्री के लिए या फिर कंट्री के एक स्पेसिफिक एरिया के लिए भी लागू कर सकते हैं। वो एक पार्ट है, 38 अमेंडमेंट में भी था, उसको और पावरफुल करने की कोशिश हुई। देन एक्सटेंडेड द वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट फ्रॉम 6 मंथ टू द ईयर। हमने देखा ना कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो एक बार जब लागू होता है तो 6 मंथ के लिए, ये अमेंडमेंट ने सीधा वो 6 मंथ का जो टर्म है वो 1 साल के लिए, मतलब एक बार अगर लागू हुआ तो 1 साल किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लागू रहेगा। 1 साल के पहले आपको पार्लियामेंट से पूछताछ, मतलब उनका अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 6 महीने का ड्यूरेशन सीधा 1 साल का किया गया था। इसके अलावा empower the center to delay its armed forces in any state to deal with a grave situation of law and order, आर्टिकल 257। ये जो हमने सेंट्रल एंड स्टेट के पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, उसमें सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। अब सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट में जैसे सिक्योरिटी को लेके भी सेंट्रल के अपने कुछ फोर्सेस हैं, स्टेट के अपने कुछ फोर्सेस हैं। अगर सेंट्रल के फोर्सेस की बात करें तो सेंट्रल के पास देखो कौन कौन से, एग्जांपल ले रहा हूँ ना, इन फोर्सेस को हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, जो हम लोग बात करेंगे। सेंट्रल के पास CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। इसके अलावा भी जैसे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, NS ऐसा कुछ तो कहते हैं ना हम लोग, जो नेशनल कमांडर्स के इस पे जाने जाते हैं। सेंटर के पास जैसे कुछ फोर्सेस हैं वैसे ही फोर्सेस हमें स्टेट के पास भी दिखते हैं। स्टेट्स के पास अगर देखे जाए तो कौन से फोर्सेस? तो पहली बात तो लोकल पुलिस, जैसे महाराष्ट्र पुलिस, वो उनकी फोर्स है। इसके अलावा SRPF, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, ये स्टेट का फोर्स है। अब आप थोड़ा सोचिए कि अगर महाराष्ट्र के नागपुर में अगर कुछ भी रियोट होता है, कोई भी कारण से कुछ हो जाए, तो उसको संभालने का काम किसका रहना चाहिए? सेंट्रल का या स्टेट का? स्टेट का ना। स्टेट अपने लेवल पे देखेंगी। अगर बाई चांस स्टेट से वो चीज़ें नहीं संभल रही है तो हम सेंटर को जो है वो कहीं ना कहीं वो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे कि जब 26/11 को कसाब ने या कसाब की टीम ने मुंबई पे जब अटैक किया था तो 3 दिन ये सिलसिला चला। 3 दिन में पहले 2-2.5 दिन ये मुंबई पुलिस ने ही पूरी कोशिश की कि सारी सिचुएशन को संभाले। लेकिन जब वो नरीमन पॉइंट वो ओबेरॉय होटल में जब ये लोग छुपे थे और वहाँ से कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को रेस्क्यू करना जब मुश्किल लगा, तो हमने फिर सेंटर से रिक्वेस्ट किया। सेंटर ने अपना जो टीम भेजा NSG, और NSG कमांडो के द्वारा फिर जो फाइनल ऑपरेशन हुआ उसके चलते बाकी वो जो टेररिस्ट थे वो मारे। लेकिन पहले तो स्टेट ने तो देखा है, मुंबई पुलिस ने ही देखा है। तो ऑफकोर्स भाई किसी स्टेट का वो मामला है तो स्टेट पहले देखेगा। यहाँ
अमेंडमेंट देखो प्रोविजन क्या बोल रहा है, empower द सेंटर टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्स इन एनी स्टेट टू डील विथ त्या स्पेसिफिक कंडीशन को, उसको वो करने के लिए। मतलब सीधा अगर किसी स्टेट में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाए तो सेंटर सीधे अपने फोर्स को उस स्टेट में भेज सकती है। तो यहाँ सेंटर ने अपने पावर्स को बढ़ाने की कोशिश की। आर्टिकल 257A इसके लिए एड ऑन किया गया था। इसके अलावा स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किए गए थे, याद है उस टाइम पे स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे। 66 में से 5 सब्जेक्ट कॉन्करेंट में गए तो 66 से ये नंबर आ गए 61, वो 47 से चले गए थे 52। तो यहाँ सब्जेक्ट शिफ्टिंग का काम भी इस 42nd अमेंडमेंट ने किया। और लास्ट डिड अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। आपको याद होगा कि हमने कोरम वाला पॉइंट पढ़ा है जब हम लोग लोकसभा और असेंबली पढ़ रहे थे, और हमने ये पढ़ा है कि अगर जब सेशन चलते हैं तो ड्यूरिंग सेशन उस दिन का मीटिंग चलाने के लिए एटलीस्ट लोकसभा और असेंबली के टोटल नंबर्स में से एटलीस्ट 10% लोग जो है, 1/10 लोग जो है वो प्रेजेंट रहे तो काम चलेगा। मतलब आज अगर हम लोग देखें कि 543 मेंबर्स लोकसभा में तो एटलीस्ट 54 मेंबर्स उस दिन आते हैं तो हम उस दिन का मीटिंग ले सकते हैं। ये कोरम का जो कंडीशन था ना, वो कंडीशन ही निकाल दिया गया था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि फिर से अमेंडमेंट हम जब कर रहे हैं तब इमरजेंसी का टाइम है, और इमरजेंसी के टाइम पे नो डाउट अपोजिशन तो कांग्रेस के खिलाफ थी ही, लेकिन कांग्रेस खुद जो है वो कैबिनेट के खिलाफ थी। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जो है टूटे थे इस टाइम पे इंदिरा गांधी का इस तरीके से बिहेवियर देख के। तो लोग आएंगे ही नहीं जब कांग्रेस के चुने हुए लोग या फिर बाकी लोग, और इतने अगर मेंबर्स ही नहीं रहेंगे तो उस दिन का मीटिंग होगा कैसे? मीटिंग होगा नहीं तो अमेंडमेंट कैसे करेंगे? इसलिए सीधा सीधा कोरम का कंडीशन भगा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और सीधा मतलब मामला ये है कि अगर लोकसभा में 5 लोग भी आके बैठे हैं तो भी उस दिन का मीटिंग हम लोग करवा सकते हैं। इसके लिए कोरम वाला जो कंडीशन था वो निकाल दिया गया। तो इतने सारे चेंजेस हमें इस अमेंडमेंट ने किए हुए दिखते हैं, लेकिन ये जो चेंजेस हुए हैं उसमें से बहुत सारे चेंजेस को फिर से रीचेंजेस करने का काम भी हुआ है। बिल्कुल अगले ही अमेंडमेंट में वो देखना है 43 एंड 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, पहले इसे आप नोट कर लो, ये पॉइंट लिख लो, ये रहेगा था डिस्कशन में। प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट वाया एग्जामिनेशन, उसके लिए प्रोविज़न था। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा, वहाँ से अपॉइंटेड हो गए डिस्ट्रिक्ट जजेस, तभी उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना 42nd को। बहुत सारे प्रोविजंस इसके बाद फिर बस 44th में मिलेंगे थोड़े ज़्यादा प्रोविजंस, इसके अलावा फिर नहीं। चलो डन। देन 1977 का 43rd अमेंडमेंट। पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं 43rd एंड 44th अमेंडमेंट के। लास्ट टाइम भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि जैसे 1975 से लेकर 77 तक तो इमरजेंसी चला, और पूरे टाइम पीरियड में इमरजेंसी के अपोजिशन ने लोगों से ये वायदा किया था कि भाई जब भी इसके बाद इलेक्शन हो गए और अगर हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस ने जितने भी बुरे काम किए हैं उन सारे बुरे कामों को हम लोग सही करेंगे। तो बड़ा सिंपल फंडा था कि कांग्रेस ने जो भी किया है उसको उल्टा कर दो। मतलब कांग्रेस ने अगर अमेंडमेंट करके कुछ चेंजेस किए हैं उसमें रीचेंजेस लाना है, मतलब उसको पहले जैसे करना है। तो इसी ऑब्जेक्टिव्स को लेके 1977 में 43rd और 1978 में 44th अमेंडमेंट हुए। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट चेंज हुई है यहाँ पे। 77 को 6th लोकसभा के इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी ये चुन के नहीं आ पाए, कांग्रेस गिर गई, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, और मोरारजी देसाई इनकी लीडरशिप में जनता दल की गवर्नमेंट बनी। ऑफकोर्स जनता दल वो पार्टी जो अब तक इंदिरा गांधी को अपोज ही करती थी, अभी भी करेंगी। अब उनकी सरकार आया है तो अब जो 42nd अमेंडमेंट करके जितने भी बुरे चेंजेस हुए थे उसको सीधा करने का काम 43rd एंड 44th अमेंडमेंट करेगा। 43rd अमेंडमेंट में कोई खास बड़े बड़े प्रोविजंस नहीं है, जो कुछ खास प्रोविजंस है वो 44th अमेंडमेंट में है। 43rd अमेंडमेंट ने एक जो एंटी नेशनलिस्ट जो पार्टीज थी ना, जिनके ऊपर बैन करने का राइट मतलब सेंटर ने लिया था, वो राइट मतलब ये जो आर्टिकल 31D था, ये आर्टिकल 31D ही जो है वो रिपील कर दिया। और सीधा सीधा था कि डिप्राइव द पार्लियामेंट ऑफ इट्स स्पेशल पावर टू मेक लॉज टू डील विद द एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, जो पावर्स मिले थे सेंटर को वो जो पावर है वो खत्म कर दी गई, आर्टिकल 31D निकाल दी गई। और
सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू वाला जो मामला था, जो सेंटर ने छीन लिया था, वो वापस देने का काम इस अमेंडमेंट ने किया। तो दो ही प्रोविजन है, एक सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू का राइट उन्हें वापस मिला है, आर्टिकल 31D को रिपील कर दिया, सेंटर के पावर को कट डाउन कर दिया है कि वो लॉज बना पाएंगे किसी भी एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, दो ही प्रोविजन। क्लियर? रिव्यूज के राइट सुप्रीम कोर्ट को वापस मिले, इंटर पार्लियामेंट के पावर्स लॉज बनाने के डिप्राइड किए गए। डन? ठीक है, या फिर देखो अभी लिखा होगा लिखो या फिर बाद में लिख सकते, क्योंकि अब 1978 का 44th अमेंडमेंट ये थोड़ा बड़ा है, उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है ना उसी को हम लोग देखेंगे, जो नहीं लगेंगे वो उसको सीधा क्रॉस करके हम लोग निकल लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स थे कि 42nd अमेंडमेंट ने फैला हुआ रायता जो है उसको सही करना है, और दूसरा तीसरा कुछ नहीं। इसलिए जो चेंजेस किए गए 42nd ने उसको फिर से ठीक करने का काम ये अमेंडमेंट किया। जैसे 42nd अमेंडमेंट ने देखो एक प्रोविजन किया था कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबली का जो टर्म था वो 5 से 6 साल किया था ना, उसको फिर से 5 साल करने का काम 44th अमेंडमेंट ने किया। देन रिस्टोर द प्रोविजन विथ रिगार्ड अ कोरम ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब सेम 1/10 कोरम ये रिक्वायर्ड उन्होंने माना कि नहीं भाई कोरम जरूरी है, विदाउट कोरम हम असेंबली या पार्लियामेंट के सेशंस को नहीं शुरू करेंगे। इसके अलावा द रिफॉर्म द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन इन द प्रोविजन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 42nd अमेंडमेंट ने एड ऑन किया था, ये थर्ड पॉइंट डालना ही मत, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ, गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर ऑफ ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 14 में हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में पढ़ा था कि भाई हम कहते हैं कि लॉ सबके लिए इक्वल है, कोई लॉ से बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शन में हमने एक एक्सेप्शन ये देखा था कि अगर कोई भी न्यूज़ मीडिया अगर गवर्नमेंट का कोई भी ट्रू रिपोर्ट को पब्लिश करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ पढ़ा है? बस ये प्रोटेक्शन इस अमेंडमेंट ने दिया है। ठीक है, देन empower the president to send back once the advice of cabinet for reconsider for the reconsidered advice is to be binding on the president। ये है आर्टिकल 74। याद करके पहले मुझे ये बताओ कि 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया था 74 के साथ? बाइंडिंग बताया था। एक बार आपने बता दिया, मतलब एक बार आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना है, आपने करना है, आप उसके बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते। आपके 44th अमेंडमेंट ने उस प्रोविजन को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया, और क्या बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया तो प्रेसिडेंट एक बार उस एडवाइस को वापस भेज सकते हैं कि आप उस पर दोबारा सोचिए, अब नेक्स्ट टाइम, लेकिन फिर जो एडवाइस मिला वो लेकिन कंपलसरी रहेगा, वो आपको मानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी 44th अमेंडमेंट ने यहाँ पे लाया है। देन डिलीट द प्रोविजन विच मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल इन इशू ऑर्डिनेंस। हमने देखा था ना, इनके गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो पावर्स को वापस करने का काम किया। रिस्टोर सम ऑफ द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, फिर से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो कुछ पावर्स और 42nd अमेंडमेंट ने निकाले थे वो वापस देने का काम किया। रिप्लेस द टर्म इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म रिबेलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इसको बताने की जरूरत नहीं है जो चेंज हुआ था इंटरनल को लेके। मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, ये भी पढ़ लिए हमने आपके इमरजेंसी के टाइम पे ही। ठीक है, देन deleted the right to property from the list of fundamental right and made it only a legal right, मतलब क्या रिपील हुआ? आर्टिकल 31, और उसको अब किस आर्टिकल में डाला गया है? आर्टिकल 300A। then providing that the fundamental rights guaranteed by article 20 and 21 cannot be suspended during a national emergency। हमने जो पढ़ा है एक्सटर्नल रीजन से अगर लागू होता है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, तो डायरेक्टली 358 पे इफेक्ट होकर 19 जो है वो खत्म हो जाएगा। बाकी आर्टिकल्स 359 से प्रेसिडेंट रोक सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को छू सकते हैं क्या? नहीं। तो ये प्रोटेक्शन मिला है 44th अमेंडमेंट ने, उसको और पावरफुल किया 20 एंड 21 को। इसके अलावा
omitted the provision which took away the power of the court to decide the election dispute of the president, vice president, prime minister and speaker of Lok Sabha. 39 अमेंडमेंट ने ये प्रोविज़न किया था कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस के डिस्प्यूट्स ये ट्रिब्यूनल में जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो फिर से कोर्ट में देने का काम 44th अमेंडमेंट ने किया. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर्स को रिस्टोर करना, उनके रिव्यूज़ के राइट्स वापस देना, ये सारे काम इस अमेंडमेंट ने किया है. ठीक है. फिर 44th अमेंडमेंट फिर से SC ST रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए एक्सटेंड करने के लिए है. मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने जानबूझ के अमेंडमेंट्स रखे हैं. इसको बस आप सब हो जाने के बाद SC ST एक्सटेंशन वाले जो रिजर्वेशन है 4-5 मिलेंगे, वो बस नीचे रख देना अमेंडमेंट, है ना. अमेंडमेंट कि कौन से अमेंडमेंट से, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट 8th अमेंडमेंट था, ऐसे जितने भी अमेंडमेंट आपने लिख के रखा है ना वो रख दो. इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है. बाकी इसके बाद सीधा 52nd अमेंडमेंट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे. 43rd एंड 44th सबसे इंपॉर्टेंट वैसे 42nd, 43rd एंड 44th. ये अगर हम लोग पीपीटी में पढ़ेंगे तो शायद ये हफ्ता भर तो हमें अमेंडमेंट ही सीधा मैं आपको ब्लैक बोर्ड में ले चलता हूँ. अभी पढ़ते 5 मिनट, लिखते 15 मिनट हो. आप यहाँ से सामने जितने भी अमेंडमेंट्स देखेंगे ना, सब आपको पता है, सब हमने पढ़े हैं कभी ना कभी. थोड़ा सा डिटेल में बस हमें जाना है. अगर याद होगा 52nd अमेंडमेंट को लेके क्या है, कौन सा लॉ लाया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट. सो एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस करने के लिए 52nd अमेंडमेंट हुआ था. क्या प्रोविजंस थे, कब ये लॉ लागू होता था, क्यों लागू होता था, पहले तो उसे समझते हम लोग. ये लॉ जब तक लागू नहीं था तब तक पॉलिटिकली करप्शन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. आज भी है लेकिन ठीक है, उस टाइम पे कुछ अलग लेवल पे दिखता है. जैसे एग्जांपल लेंगे कि अगर लोकसभा में 543 सीट्स है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर पावर में आना है, गवर्नमेंट बनाना है, तो उन्हें 1/2 सीट्स जीतना ज़रूरी है. एग्जांपल लेंगे कि 543 है तो ऑफकोर्स 1/2 कितना रहेगा, 272. और दूसरा एग्जांपल के लिए कि जो इलेक्शंस हुए उस इलेक्शंस में बीजेपी, एग्जांपल के बीजेपी और कांग्रेस दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और अगर बीजेपी ने सीट्स जीते हैं टोटल 543 में से 275 और रिमेनिंग सीट कांग्रेस ने जीती है एग्जांपल 268 एग्जांपल, तो यहाँ मामला बहुत क्लियर है कि 275 बीजेपी ने जीते हैं, इनको सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, तो सरकार तो इन्हीं की बनेगी. लेकिन रिजल्ट आउट होने के बाद भी सरकार बनने के लिए लगभग 14 डेज का टाइम पीरियड रहता है. 13-14 दिन में नई सरकार आएंगी. इस 13-14 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, एक दिन में होता है. आप समझ के चलो कि बीजेपी यहाँ जो पूरा का पूरा पावर में आने के लिए पूरी रेडी है, लेकिन अगर कांग्रेस ने, इस पार्टी ने अगर इस बीजेपी के कुछ मेंबर्स को पैसे खिला के अपने पार्टी को ज्वाइन करवा लिया, और ऐसे अगर 4 भी लीडर्स हैं जो चुन के तो आए हैं बीजेपी के नाम से, लेकिन चुन के आने के बाद जब अगर कांग्रेस ने उनको पैसा खिलाया और पैसे खिला के अगर अपने पार्टी में लाने की कोशिश की, 4 से 5 हम लोग या फिर 4 की बात करेंगे, अगर 4 भी गए तो 4 बीजेपी छोड़ा है, कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो जो चुन के आए थे बीजेपी के नाम से उसमें से 4 गए, तो अब तो 4 यहाँ से आपको माइनस करने पड़ेंगे. मतलब इनके पास अभी कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 271, और 4 इनके पास गए, तो ऑफकोर्स यहाँ 4 ऐड ऑन होंगे, तो इनके पास हो गया अभी 272. तो जहाँ सरकार यहाँ बनना था बीजेपी का, यहाँ तो इजीली कांग्रेस की बन जाएंगी. लेकिन ये तो करप्शन है. अगर लोगों ने आपको चुन के दिया है तो ये भी देखा है लोगों ने कि आप पंजे पे खड़े हुए थे कि कमल पे. ये इम्पोर्टेंट है ना. बहुत बार हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को जानते ही नहीं. हमारी प्रॉब्लम तो ये है, हम तो देखते हैं कि साइन क्या है, और साइन से बहुत बार जो है वो हम वोट करते हैं. तो ऑफकोर्स बीजेपी के लीडर्स बीजेपी के नाम से चुन के आए, लेकिन बाद में चुन के आने के बाद अगर उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन किया, तो भाई ये एक टाइप का करप्शन है. इस करप्शन को रोकना ज़रूरी था, और इसी कारण 1985 राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ये 52nd अमेंडमेंट किया. जो 52nd अमेंडमेंट ने लाया, इंट्रोड्यूस किया एंटी डिफेक्शन लॉ. और ये लॉ किसके ऊपर लागू होगा, तो वो उनके ऊपर लागू होगा जो किसी पार्टी से चुन के आया, लेकिन चुन के आने के बाद उसने कोई और पार्टी ज्वाइन किया.
और अगर ये लॉ लागू होगा तो क्या, उसको भी ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। अगर ये लॉ लागू होगा, सामने वालों को कोई सजा नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, तो उसका मेंबरशिप 5 साल के लिए चुन के आया था ना उस हाउस में, उसका मेंबरशिप उस पर्टिकुलर टर्म के लिए वैकेंट हो जाएगा। सिर्फ मेंबरशिप वैकेंट ही होगा ऐसी बात नहीं, 1 बाय 1 हम लोग ये भी समझते हैं। अगर किसी ने ये किया, ऐसे किया, एक पार्टी से चुन के आया लेकिन उसने दूसरा पार्टी ज्वाइन किया चुन के आने के बाद, तो एक तो उसके हाथ से गया मेंबरशिप, वो उस पर्टिकुलर टर्म के लिए मेंबर नहीं रह सकता। उस टर्म के लिए बोल रहा हूं, नेक्स्ट टाइम जब आएगा इलेक्शन तो नेक्स्ट टाइम वो खड़ा भी रह सकता, चुन के आ भी सकता, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ तो वो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में मिनिस्टर नहीं बन सकता, मिनिस्टर के पोस्ट पे नहीं जा सकता वो। इसके अलावा उसको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट हम इसके बाद नहीं दे पाएंगे। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस है। अगर उसके ऊपर ये लॉ लागू होता है तो उस टर्म का उसका 5 साल का मेंबरशिप गया, इसके बाद भले 5 साल के बाद वो चुन के आया है, उसको मिनिस्ट्री नहीं मिल सकती कभी भी, वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई पोस्ट वो यूज नहीं कर पाएंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हमने इसके पहले बात की है, अलग से बताने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो सिचुएशन क्या, किस कंडीशन में लागू कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, बस ये इतना इजी मामला नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ। हमें ये समझ पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ये किस सिचुएशन में अच्छे से लागू हो सकता है, या फिर ऐसे कौन से सिचुएशन रह सकते हैं जिसमें ये लागू रह सकता है लॉ, और किस सिचुएशन में नहीं रह सकता, तो उसको देखेंगे। मैंने आपको इफेक्ट्स पहले बता दिया, इफेक्ट्स क्लियर कर दिया कि उस पर्टिकुलर टर्म का उसका मेंबरशिप जाएगा और मिनिस्ट्री पोस्ट उसको नहीं मिल पाएंगी। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस सिचुएशन में वो मेंबरशिप जा सकता है और किस सिचुएशन में नहीं जा सकता। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपने जैसे नोट किया ही होगा, एक कॉमन पॉइंट कि अगर वो एक पर्टिकुलर पार्टी से चुन के आया और पार्टी से चुन के आने के बाद उसने कोई और पार्टी ज्वाइन की, और बस पार्टी का मामला नहीं है, अगर वो किसी एक पार्टी के साइन से, किसी एक पार्टी के टिकट पे, किसी एक पार्टी के नाम से अगर चुन के आता है और चुन के आने के बाद दूसरा पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसके ऊपर ये लॉ लागू होगा। ये कॉमन बात हम पहले दिन से देख रहे हैं, जब से हमने 52nd अमेंडमेंट को देखा है। लेकिन बस एक ही बात नहीं है, और भी बात है। जैसे सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर समझ के चलो कि आज जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि बीजेपी का कोई लीडर है, वो बीजेपी में ही है, उसने कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन बीजेपी में रहने के बावजूद बीजेपी सरकार बहुत इंपॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस करने वाली थी, अगर वो उस दिन प्रेजेंट नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि सरकार को बिल पास करना है तो सारे मेंबर्स ने प्रेजेंट रहना जरूरी, ये भाई साहब गायब है। इसके अलावा अगर वो प्रेजेंट है लेकिन प्रेजेंट रहने के बावजूद उसने वोट नहीं किया तो भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि ये तो हरकत कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ है। या फिर उसने वोट तो किया लेकिन उसका वोट ये उस बिल के खिलाफ। देखो पॉइंट, देखो 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। सरकार ने या फिर उस पार्टी ने किसी बिल को रखा, बिल पास करना है, मेजोरिटी लगेगा तो सब लोग आना जरूरी है, वो उस दिन अब्सेंट है, तो कहीं ना कहीं दिल में खोटे हो। इसके अलावा चलो वो प्रेजेंट है लेकिन प्रेजेंट रह के भी उसने वोट नहीं किया, तो भी गड़बड़ है। या फिर वोट किया है तो वोट उसने उस पार्टी के अगेंस्ट किया है। ये तीनों में से कोई भी एक चीज अगर होती है, ऐसे नहीं कि तीनों की तीनों में से कोई भी एक चीज होती है, और ये जिस दिन हुआ, मतलब आज उसने प्रेजेंट रहना था वो नहीं था, लेकिन आज प्रेजेंट रहना था नहीं था, रह के वोट नहीं किया, या फिर रह के उसने अगेंस्ट वोट किया, तो आज से अगर 15 डेज के भीतर उसके पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन ने उसने की हुई हरकत को लेके माफ नहीं किया, तो फिर उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। 15 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है उनको। ऐसा नहीं तो पता चला बीमार भी पड़ा है तो भी उसको क्या बेड से उठा के ले आओगे? नहीं। तो वो राइट है पार्टी के चेयरमैन को कि 15 डेज के अंदर वो अगर माफ किया तो उसके ऊपर लॉ लागू नहीं होगा, लेकिन नहीं किया तो लॉ लागू होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट, नॉट प्रेजेंटेड, नॉट वोटेड।
उनके लिए भी, हाँ उनके लिए भी सेम है, सबके लिए है ये, ठीक है। देन थर्ड, अगर वो एक इंडिपेंडेंट लीडर के नाम से चुन के आया था, इंडिपेंडेंट लीडर कौन रहते हैं बताने की ज़रूरत है भाई, वो किसी पार्टी के नाम से चुन के नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन वो एज ए इंडिपेंडेंट लीडर के नाम से चुन के तो आ गए, लेकिन चुन के आने के बाद अगर उन्होंने कोई भी पार्टी ज्वाइन की तो इनके ऊपर भी लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एज ए इंडिपेंडेंट लीडर अगर वो चुन के आने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो बाहर से बस सपोर्ट कर सकते हैं। बाहर से सपोर्ट करना बात अलग, बाहर से सपोर्ट करना मतलब वो अभी भी किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े, लेकिन अगर उन्होंने पार्टी ही ज्वाइन किया तो वो तो एक टाइप का अलायंस है, तो ही उनके ऊपर ये लागू होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। बाहर से सपोर्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी में नहीं इन्वॉल्व हो सकते। फोर्थ पॉइंट, इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है। नॉमिनेट मेंबर, नॉमिनेट मेंबर कौन बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 नॉमिनेट मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, लोकसभा में 2 को करते थे, अभी नहीं है राइट वो, लेकिन पहले तो करते थे। अब नॉमिनेट मेंबर को चुन के आने की ज़रूरत नहीं रहती है, और लगभग जैसे एग्जांपल लेंगे कि जब राज्यसभा में भी नॉमिनेट मेंबर चुनते हैं ना, तो कोशिश ये रहती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से ना हो। आप सोचो ना कि प्रेसिडेंट अगर वहाँ राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं तो वो किस फील्ड से रहते हैं, तो सोशल सर्विस है ना, स्पोर्ट्स है, या फिर आर्ट्स है, साइंस है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इस मामले में रहते हैं, तो वो ऑफकोर्स उनका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं। इस चीज़ को अच्छे से समझिए, वो नॉमिनेट हुए थे प्रेसिडेंट द्वारा, अगर नॉमिनेशन के बाद इनका नॉमिनेशन हुआ और नॉमिनेशन के 6 मंथ के बाद अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उनके नॉमिनेशन होने के 6 मंथ के बाद अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। इसका मतलब ये है कि नॉमिनेट मेंबर नॉमिनेशन के 6 मंथ के भीतर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर लॉ लागू नहीं होगा। 6 मंथ के बाद करते हैं किसी पार्टी को ज्वाइन तो ही होगा, ये इसका मतलब है। मतलब वो 6 महीने के भीतर कर सकते हैं, 6 महीने के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। ये 4 सिचुएशन, जिन सिचुएशंस में ये आप पे लागू हो सकता है, ठीक है। मेंस में एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके बिल्कुल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसके क्या, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इफेक्ट्स पहले ही मैंने बता दिया, कब लागू हो सकता है वो हमने देखा है, कब लागू नहीं होगा उसे हम लोग देखते हैं। कब लागू नहीं होगा उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी के 1/3 मेंबर्स ने, 1/3 या मोर देन 1/3 मेंबर्स ने किसी और पार्टी को ज्वाइन किया, तो समझा था उसको, किसी एक पार्टी से 1/3 या उससे ज़्यादा मेंबर्स ने किसी और पार्टी को ज्वाइन किया, तो इसको समझिए। अभी हमने क्या कहा, देखो यहाँ पे क्या देखा था कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन किसी भी पार्टी के साइन से, सिंबल से, नाम से, टिकट से अगर चुन के आता है और चुन के आने के बाद अगर किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर ये लॉ लागू होगा, ठीक है। लेकिन ये 1% पे है, 5% पे है, 10% पे है, लेकिन 5 या 10% की बात नहीं है। मामला देखो क्या है, बीजेपी में लोकसभा में 100 मेंबर्स चुन के आए थे, अब उसमें से कोई 1 मेंबर कांग्रेस में गया, 2 मेंबर कांग्रेस में गए, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल लागू होगा। लेकिन जितने चुन के आए हैं उस मेंबर्स के, टोटल मेंबर्स के 1/3 मेंबर्स, मतलब 33 या 34 पकड़ो, या उससे ज़्यादा मेंबर्स ने कांग्रेस ज्वाइन किया, तो भाई उसको हम लोग पार्टी स्प्लिट कहेंगे। मतलब 1-2 लोगों की बात थोड़ी है, मेजॉरिटी में अच्छा खासा लोग जा रहे हैं ना, तो ये पार्टी में स्प्लिट के नाम से वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये हम लोग मानेंगे और इनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं होगी। क्लियर? 1/3 लोगों पे। आज ये प्रोविज़न 1/3 का नहीं है, आज ये प्रोविज़न 2/3 मेंबर्स का है। लेकिन ऑफकोर्स ये 1/3 से 2/3 हुआ, मतलब आज 33 जा रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये प्रोविज़न नहीं रहा। 2/3 मतलब 66, 67 जा रहे हैं अगर दूसरे पार्टी में, तो लागू नहीं होगा या फिर होगा, ऐसा मामला है। चेंजेस हुए हैं तो वो किस अमेंडमेंट से ही हुआ होगा, तो वो अमेंडमेंट हमें नेक्स्ट टाइम देखना है। 52nd अमेंडमेंट में लेकिन 1/3 था। क्लियर? ठीक है। देन ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपको पता है कि इंडिया में कितने पॉलिटिकल पार्टीज है? कुछ आइडिया?
अच्छा, आप एटलीस्ट 20 पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हो? नहीं जानते होंगे। एटलीस्ट 10 शायद जानते होंगे। लेकिन इंडिया में अगर हम लोग नेशनल, रीजनल और नॉट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज देखें, नॉट रजिस्टर्ड पॉलिटिक्स सब मिला के अगर मैं आपको बताऊं 1000 से ज़्यादा पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज। फिर आप सोचो कि पार्टीज कितने हैं। मतलब मामला ये है कि इतने पार्टीज है कि उसमें से तो एक मेंबर भी चुन के नहीं आता होगा, ठीक है, लेकिन समझ के चलो कि चुन के आया। अच्छा, अब इतने पार्टीज हैं और आप तो जानते हो बस 8-10 पार्टीज को। अगर आप ही 8-10 पार्टीज को जानते होंगे तो आप बाकी लोगों को क्या पता होगा, आप सोचिए फिर। अच्छा, बाकी लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को भी 10 ही पार्टीज पता है, तो वो पार्टीज कितनी छोटी होगी, इसके बारे में सोचो कि पार्टीज कितनी छोटी होगी। तो ये छोटे पार्टीज बहुत टाइम पीरियड तक सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर इलेक्शंस लड़ना है, चुन के आना है, फंडिंग चाहिए, पैसा एक्सपेंडिचर्स बहुत सारा रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी पार्टी ये किसी बड़ी पार्टी में मर्ज हो जाती है। जैसे आज जनता दल दिखती है, जनता दल नाम की कोई पार्टी है आज? नहीं है, लेकिन बीजेपी तो है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जनता दल मर्ज हो गई। इसके अलावा और कई पार्टीज होंगे जो किसी ना किसी पार्टीज में मर्ज हो गए। आप एग्जाम्पल लेते हैं, ये बड़ी पार्टी है, इस बड़ी पार्टी में 30 मेंबर्स चुन के आए थे। ये छोटी पार्टीज है, ये एक छोटी पार्टी थी, उसमें 2 मेंबर्स चुन के आए थे, एग्जाम्पल। अब 2 मेंबर्स चुन के आ गए, लेकिन अब मामला ये है कि छोटी पार्टी कहती है कि नहीं, हम यहाँ पे ना पॉलिटिकली इस सेक्टर में हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो पूरी की पूरी पार्टी अगर ये बड़े पार्टी में मर्ज होती है तो अब ये तो पार्टी छोड़ रहे, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे, तो अब इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा क्या? नहीं। क्यों? अरे पूरा पार्टी ही खत्म हो गया, वो उन्होंने दूसरे पार्टी में खुद को मर्ज किए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये कि अगर एक छोटी पार्टी बड़े पार्टी में मर्ज होती है तो वो पार्टी पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो। थर्ड पॉइंट, लोकसभा स्पीकर पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, लोकसभा के स्पीकर पे। अब लोकसभा के स्पीकर को क्यों इतना मतलब खास प्रोविज़न की जा रही है, तो उसको पहले हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 543 सीट में जो लोकसभा के स्पीकर चुन के आते हैं, पहली बात, एक बार वो लोकसभा के एज ए स्पीकर बन गए तो उनका वो सीट वैकेंट हो जाता है, उसके लिए नया आपको वो लेना पड़ेगा। अरे भाई जब हम लोग देखो ना, हाँ यस, जब हम लोग बिल रखेंगे तो बिल को हम लोग मेजोरिटी से पास करेंगे, मेजोरिटी को पास करेंगे तो मेजोरिटी के फर्स्ट राउंड में या फिर फर्स्ट राउंड के वोटिंग में लोकसभा का स्पीकर मतलब चेयरमैन जो रहता है वो वोट कर सकता है क्या? आप सोचो कि 543 में से एक को तो आपने यहाँ बैठा दिया और आप बोल रहे 542 में आप वोटिंग करो और ऊपर से चाल रहे हो कि वोटिंग मतलब मेजोरिटी से रहे, तो कहीं ना कहीं वो एक सीट नहीं वैकेंट हुआ। तो पहली बात तो सीट वैकेंट हुआ। दूसरी बात, जब लोकसभा स्पीकर मतलब कोई भी पर्सन जब स्पीकर बनता है तो उसका काम ये है, वो दिल से करता है। हमारे इंडिया में हाथ से नहीं, दिल से वो पार्टी को छोड़ देता है, क्योंकि वो हाउस ऑफ दी है ना, उसका चेयरमैन है वो, तो उसको बायस होके काम नहीं कर सकता वो, उसको पूरे हाउस को संभालना है। तो एक टाइप से दिल से कर रहा है वो, हाँ, क्योंकि अगर हम लोग इंग्लैंड चले जाए तो वो दिल से नहीं करता, उसको पूरा लॉ से करना रहता है। वो पार्टी छोड़ देता है 5 साल के लिए, वो पार्टी का मेंबर नहीं है, वो सिर्फ उस हाउस का चेयरमैन है। यहाँ दिल वाला हम है ना, इंडिया में इमोशनल लोग हैं, दिल वाला काम ज़्यादा है। तो अब वो 5 साल के लिए उस पार्टी का मेंबर नहीं है, तो उसने तो मेंबरशिप छोड़ दिया, ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर उसने मेंबरशिप छोड़ दिया है उस पार्टी का, फिर भी हाउस में है, तो उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं। तो इसी कारण एक प्रोविज़न किया है कि भाई गलती से उसको मत पकड़ लाना कि उसने पार्टी छोड़ दी है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा। क्लियर? 52nd अमेंडमेंट जो पढ़ने जैसा था। बाकी 3-4 अमेंडमेंट छोटे छोटे फटाफट हम लोग देखते हैं। आपको बस बता दूं, फिर आप लगता है आराम से फोटो सेशन करते बैठना। 61th अमेंडमेंट हमने इसके पहले भी देखा है। इलेक्शन वोटिंग एज जो पहले 21 था उसको कम करके 18 किया गया, और लगभग सोचो कि दुनिया में सबसे कम इंडिया में ही है, लगभग मेरे ख्याल से गलती से किसी देश में 17 भी है, लेकिन बाकी अगर कंट्री जाए तो कहीं पे 19 है, कहीं पे 23 है ना। हमने तो और कम करके रखा है, पहले 21 था, हम तो 25 के 30 के हो जाते फिर भी अक्ल नहीं आती कि वोट किसको करना है। यहाँ तो और मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स यूथ को है ना पार्टिसिपेशन का मौका दिया, तो अच्छी बात है। देखा जाए तो डेमोक्रेसी दिखने के लिए ऑन ग्राउंड दिखती है बड़ी, बाकी तो
कोई मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आज 18 से ऊपर सारे बच्चे जो हैं, सारे लोग जो है वो वोट कर सकते हैं। देन 62nd अमेंडमेंट, हाँ ये फिर से एक्सटेंशन SC ST एंड एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन, ठीक है, 10 साल के लिए। 68, हाँ 68 अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको अभी बताया था इमरजेंसी के टाइम में। इमरजेंसी इन द सेंस प्रेसिडेंशियल रूल, हमने बात किया था कि प्रेसिडेंशियल रूल ये किसी भी स्टेट में 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। लेकिन पंजाब का चला एक्सेप्शनली 5 साल। तो 5 साल के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके लिए हुआ था बाकायदा अमेंडमेंट का नंबर भी बताया होगा हमने, किसी ने अगर लिख के रखा होगा तो 68th अमेंडमेंट, और उसके लिए ये वाला प्रोविज़न है। अच्छा, और एक ज़रूरी बात, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एक ही अमेंडमेंट करके सीधा 5 साल के लिए किया गया था क्या? नहीं, पंजाब के इमरजेंसी को स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल को बढ़ाने के लिए 4 बार अमेंडमेंट्स हुए। 3 साल के बाद हम उसको नहीं रख सकते ना, लेकिन 3 साल के बाद और 6 महीने के लिए एक बार बढ़ाया गया, उसके लिए एक अलग अमेंडमेंट, फिर 6 महीने के लिए बढ़ा गया, अलग अमेंडमेंट, फिर 6 महीने के लिए बढ़ा गया, अलग अमेंडमेंट, फिर 6 महीने के लिए, 4 टाइम, मतलब 3 और ये 6 2 साल, 5 साल, लास्ट अमेंडमेंट 68 था। इसलिए मैंने आपको 4 अमेंडमेंट नहीं बताया, एक ही अमेंडमेंट याद रखो, वही काफ़ी है, ठीक है। 68th अमेंडमेंट पंजाब, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल 5 साल के लिए। 69th अमेंडमेंट दिल्ली के लिए था। दिल्ली का कैबिनेट का पिक्चर क्लियर कर दिया गया कि दिल्ली का जो असेंबली रहेगा, असेंबली में सीट्स रहेंगे 70, और उसमें जो कैबिनेट रहेगा वो नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ असेंबली मेंबर ऑफ असेंबली। 70 मेंबर्स है तो उसके 10% मतलब 7, इंक्लूडिंग CM, एक CM और 6 मेंबर्स, ऐसे 7 ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट के मिनिस्टर्स रह सकते हैं। ये प्रोविज़न वैसे भी हमने यूट्यूब में पढ़ा है कि दिल्ली में 12 या 15% नहीं लागू होते, उनकी असेंबली के 10% जो है यहाँ पे लागू होता है। तो ये 9th अमेंडमेंट और एक 21st अमेंडमेंट, 71, 3 लैंग्वेजेस, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, है ना, ये है ना, हाँ कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड ऑन हुए। 61, 73rd और 74th ये तो आपको पता ही है। 73rd पंचायत राज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, 74th नगर पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। कल के बाद या फिर मोस्ट प्रॉब्ली कल ही हमें वैसे भी यही लोकल बॉडीज़ को स्टार्ट करना है, एक दिन का ही टॉपिक है वो, तो हम लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे ही। लेकिन 73 74 इसके पहले भी हमने कई बार चर्चा किया है। उसके बाद सीधा जो अमेंडमेंट आता है वो हमारे लिए यूजफुल जो है वो 76th अमेंडमेंट है, जिसको समझना है, पढ़ना है। ये स्लाइड पे नहीं होगा, वो हम लोग कल आराम से देखते बैठेंगे। तो